गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे थे तीसरा अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जिसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा जर्मनी में लोकतंत्र का ध्वंस, कि किस प्रकार से हिटलर ने एक तानाशाही का परिचय दिया और वाइमर गणराज्य के समय से जो लोकतंत्र चला आ रहा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसने अपनी तानाशाही के जरिए नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए। अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां या संगठन या यूनियन थे उन सभी को जर्मनी में पाबंदी लगा दी और केवल एक दल रहा, नाजीवाद। क्योंकि नाजीवाद जो दल था वो स्वयं हिटलर के द्वारा बनाया गया था और वो नाजीवाद के जरिए जर्मनी की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको प्राप्त करना चाहता था। खोई हुई प्रतिष्ठा से मेरा मतलब है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेना था उसको, और जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था उसकी हार का बदला भी वो लेना चाहता था। वाइमर गणराज्य आर्थिक संकट के दौरान व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाया और पूरी तरह से जो जर्मनी की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई थी। ऐसी स्थिति में मोर्चा किसने संभाला? हिटलर ने। नाजीवाद ने, लोगों का रुझान नाजीवाद की ओर हो गया और अब नाजीवाद की सरकार बन चुकी थी। नाजीवाद जो दल था उसकी सरकार बन चुकी थी और उसमें जो मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पद जो होता है चांसलर का, वो किसको मिला? हिटलर को। अब हिटलर ने जो एक वर्साई की संधि में कुछ शर्तें ऐसी हुई थी कि आप अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते, आप हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते, हथियार परीक्षण नहीं कर सकते, उन सभी बंदिशों को हिटलर ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी का जो अपमान हुआ था वर्साई की संधि में उसका वो बदला लेना चाहता था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। लोकतंत्र समाप्त हो गया, नाजीवाद पूरी तरह से प्रभाव में आ चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्निर्माण। आर्थिक मंदी के युग में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, सब जानते हैं। लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे ठप हो गए, लोगों को काम नहीं रहा, सड़कों पे लोग आ गए और तख्तियां लेकर खड़े हो गए थे कि हमें कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं हम। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जर्मनी की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी चरमरा गई थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। तो हिटलर के सामने ये चुनौती थी कि आर्थिक मंदी के युग से तो निकल गए, लोगों का मैंने विश्वास भी जीत लिया क्योंकि मैंने अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, समाज में जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है उसको स्थिरता में लाऊंगा, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ मजबूत करूंगा। तो अब उसके सामने चुनौती थी हिटलर के सामने कि मैंने घोषणा तो कर दी, अब मैं किस तरह से इस अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर लेकर आऊं। तो उसके लिए उसने जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो पुनर्निर्माण है वो करना प्रारंभ कर दिया। देखते हैं, सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, पटरी से नीचे उतर गई थी, उसे पटरी पर वापस लाने के लिए उसकी जिम्मेदारी जो दी गई वो एक महान अर्थशास्त्री थे जर्मन, ह्यालमार साख्त। ह्यालमार साख्त एक काफ़ी प्रसिद्ध ये अर्थशास्त्री थे और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है उसे आप अपने आर्थिक अनुभवों के द्वारा आप पटरी पर लाएंगे। अब साख्त ने क्या किया? उसको जिम्मेदारी दे दी, साख्त को जिम्मेदारी दी। तो उसने पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया कि जो सरकारी जो पैसों से चलाया जा रहा रोजगार संवर्धन कार्यक्रम है, यानी कि उस समय जर्मनी में सरकारी पैसे से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। तो उसने ये कहा साख्त ने कि जो सरकारी पैसे से जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है
उसके जरिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? 100% उत्पादन और 100% रोजगार। यानी कि अगर हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सरकारी पैसे से जो योजना चल रही है रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, उसमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो उत्पादन हो वो भी 100% हो और जो रोजगार उपलब्ध कराना हो वो भी क्या हो? 100% हो। क्यों? क्योंकि हिटलर इस चीज़ का वादा कर चुका था कि एक तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करेंगे, वो जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसको सुधारेंगे, साथ में जो लोग बेरोजगार हो गए थे, लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे जर्मनी में, तो जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देना है। इसी के तहत उसने अर्थशास्त्री हालमार्क साख्त को ये जिम्मेदारी दी और हालमार्क साख्त ने क्या कहा कि अगर हमें ये उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें जो सरकारी पैसे से कार्यक्रम चल रहा था रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, उसमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 100% उत्पादन और 100% रोजगार। तब जाकर हम अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर ला सकते हैं। जो हॉलमार्क साख्त है इसकी 2 उपलब्धियां रही थी, यानी कि जो इसकी योजना थी अर्थशास्त्री हॉलमार्क साख्त की योजना क्या थी? 100% उत्पादन और 100% रोजगार। कैसे? जो सरकारी पैसे से कार्यक्रम चल रहा है, सरकारी संवर्धन कार्यक्रम, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, उसके तहत ये योजना बनाई उन्होंने, ठीक है। और इस योजना की 2 उपलब्धियां थी। उसने क्या 2 उपलब्धियां प्राप्त की? एक तो जर्मन सुपर हाईवे, पहली उपलब्धि क्या थी इसकी देन? जर्मन सुपर हाईवे। पहली उपलब्धि क्या थी इसकी? जर्मन सुपर हाईवे। और दूसरी उपलब्धि थी जनता की कार, फॉक्सवैगन, अभी चल रही है। यानी कि 2 उपलब्धियां, यानी कि इस योजना के तहत जो साख्त था उसकी 2 उपलब्धियां थी। एक तो जर्मन सुपर हाईवे और दूसरा जनता की कार वॉक्सवैगन। इस योजना की महान सफलता थी। अजी जो रोड के ऊपर अभी वॉक्सवैगन जो कार चलती है वो जर्मनी की ही देन है। और ये किसकी योजना के तहत ये परिणाम हुआ? हॉलमार्क साख्त। तो आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि हॉलमार्क साख्त की योजना की 2 उपलब्धियां बताइए। तो एक तो उपलब्धि क्या है? जर्मन सुपर हाईवे, ठीक है, और दूसरी है जनता की कार वॉक्सवैगन। आपकी जो बुक है उसमें एक फोटो दिखाया गया है जिसमें एक कार के ऊपर साख्त बैठे हुए हैं और ये दिखा रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इतने नियंत्रण में आ जाएगी कि हर व्यक्ति कार खरीद सकता है। उसका यही एक उपाय बताने का एक तरीका था अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में लाने का, कि ये एक जनता की कार है और अर्थव्यवस्था इस तरह से सुधरेगी कि हर व्यक्ति कार ले सकता है। तो 2 उपलब्धियां, यानी कि साख्त की जो योजना थी उसकी 2 उपलब्धियां, जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन। उसके बाद में जो ये सारी चीजें उसके बाद में हो गई। अब हिटलर ने क्या किया? वो जानता था कि जब तक मैं अपनी विदेश नीति को नहीं सुधारूंगा, वैदेशिक नीतियों को नहीं सुधारूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और उसने अपनी विदेश नीति के तहत क्या किया? विदेश नीति के तहत उसने 1933 में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। यूरोप के कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपना एक लीग बना रखा था, संगठन बना रखा था, लीग ऑफ नेशंस। तो सबसे पहले विदेश नीति के तहत हिटलर ने अपने आप को इस लीग ऑफ नेशन से क्या कर लिया? अलग कर लिया। उसके बाद में 1936 में इसने क्या किया? राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो राइनलैंड एक छोटा सा प्रदेश था उसके ऊपर इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और एक नारा दिया। क्या नारा दिया? एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता। यानी कि हिटलर ने क्या नारा दिया? एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। यानी कि हिटलर
ने अपने विदेश नीति के बारे में विचार किया और इस विदेश नीति के तहत मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस जो थे, अन्य देशों की जो संगठन बना हुआ था एक, उससे अपने आप को क्या कर लिया, अलग। और 1936 में राइनलैंड के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। यानी कि उसने अपनी तानाशाही नीति के तहत, विदेश नीति के तहत किसको मिला लिया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और आगे चलकर चेकोस्लोवाकिया के ऊपर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य जो विस्तार की नीति है उसने वो अपनाई। अब क्या होता है कि इस दौरान ये सारी चीजें देख रहा था इंग्लैंड अंदर ही अंदर जर्मनी को सपोर्ट भी कर रहा था, खामोश रूप से, पता भी नहीं चले और खामोशी से जर्मनी को समर्थन भी करते रहे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जानता था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। इंग्लैंड इस चीज को भलीभांति जानता था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। इसीलिए वो अंदर ही अंदर जर्मनी को क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था। अब जो अर्थशास्त्री साक्ट था उसने क्या किया, हिटलर को सलाह दी। हिटलर को क्या सलाह दी कि आप हथियार निर्माण में, यानी आप हथियार बना रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, सेना में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय बजट है वो घाटे में चल रहा है। यानी साक्ट ने हिटलर को क्या राय दी कि आप सेना के ऊपर और हथियारों के ऊपर इतना पैसा व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि अभी जो जर्मनी की राष्ट्रीय आय है वो क्या हो रही है, घाटे में चल रही है, इसलिए आप ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। लेकिन नाज़ी तो क्या थे, तानाशाही थे, उन्हें इस प्रकार के लोग पसंद ही नहीं थे जो एहतियात बरतने के लिए कहते थे। यानी नाज़ियों का क्या मानना था कि हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो एहतियात बरतने के लिए हमें कहते हों। और जो साक्ट था वो एहतियात के लिए कह रहा था कि अभी बजट घाटे में चल रहा है, राष्ट्रीय बजट, तो आप हथियार और सेना के ऊपर ज़्यादा रुपया खर्च ना करें। लेकिन नाज़ियों को तो ये पसंद ही नहीं था, एहतियात पसंद लोग उन्हें पसंद नहीं थे। तो आगे चलकर नेपोलियन ने क्या किया, साक्ट को उसके पद से हटा दिया। अब आर्थिक संकट गहरा रहा था, तो इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए हिटलर के सामने एक ही विकल्प था कि मैं अन्य देशों के ऊपर अपना अधिकार कर लूं, उनके साम्राज्य को मैं जीत लूं, या उनके साम्राज्य को जीतकर अपनी जो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या कर लूं, मैं मजबूत कर लूं। और इसीलिए आर्थिक संकट से निकलने के लिए उसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, युद्ध का रास्ता। यानी कि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो ये जानता था कि युद्ध करूंगा, अन्य देशों के ऊपर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लूंगा, तो वहाँ की जो भी धन दौलत है, आर्थिक व्यवस्था है, वो मेरी हो जाएगी। तो मुझे अगर आर्थिक स्थिति से निकलना है तो मुझे कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा, युद्ध का। और हिटलर ने क्या किया, आर्थिक संकट से निकलने के लिए किसका रास्ता चुन लिया, युद्ध का रास्ता चुन लिया। और अब युद्ध का रास्ता चुनने के बाद में जो उसकी राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार था वो करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि पहले भी कर रहा था, जो कि उसके ऊपर बैन था, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि में बैन था कि आप साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते, सेना का गठन नहीं कर सकते, हथियार नहीं बना सकते। लेकिन हिटलर उल्टा काम करता गया, उन शर्तों को भूलता गया, क्योंकि वो तो बदला लेना चाहता था, और राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करने की उसने ठान ली और आर्थिक संसाधन जुटाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध होगा, युद्ध 100% होगा। और इसीलिए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करना उसने प्रारंभ कर लिया और अन्य देशों से आर्थिक संसाधन जुटाना प्रारंभ कर लिया। इसी के तहत सितंबर 1939 यानी कि राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के तहत और आर्थिक संसाधन जुटाने के तहत उसने सितंबर 1939 में पोलैंड के ऊपर हमला
कर दिया। यानी कि हिटलर ने क्या किया, सीमा को बढ़ाने के लिए और आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए किसके ऊपर हमला कर दिया, पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। पोलैंड के ऊपर हमला किया तो इसकी तरफ से कौन मिल गए, फ्रांस और इंग्लैंड, ये एक हो गए, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, क्योंकि इसके ऊपर हमला करने से ये प्रभावित हो गए, ये प्रभावित हुए तो ये इसमें आकर मिल गए, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। और आगे चलकर सितंबर 1940 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई, त्रिपक्षीय संधि, यानी कि पोलैंड के ऊपर हमला किया तो पोलैंड की तरफ से युद्ध में कौन आ गया, फ्रांस और इंग्लैंड। दूसरी तरफ सितंबर 1940, एक वर्ष के बाद में जस्ट, त्रिपक्षीय संधि हुई किस किस के बीच में, जर्मनी, इटली और जापान, यह अलग गुट हो गया। ठीक है, यानी कि एक त्रिपक्षीय संधि हुई, हमला हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ भी हो गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सितंबर 1939 में पोलैंड के ऊपर आक्रमण जैसे ही किया जर्मनी ने, इसी के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। और इसमें प्रारंभ में पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया, फ्रांस और इंग्लैंड पोलैंड का साथ देने के लिए इस युद्ध में आ गए, लेकिन जर्मनी ताकतवर था उस समय, अकेला युद्ध लड़ रहा था, लेकिन आगे चलकर उसने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली और इन तीनों ने मिलकर फिर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। तो ये सारी चीजें हम देख रहे थे पुनर्निर्माण में, कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया, किस तरह से उन व्यवस्थाओं को संचालित किया, अपना साम्राज्य विस्तार किया। और इसी के साथ यानी पोलैंड के ऊपर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पोलैंड के ऊपर आक्रमण के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रारंभ हो गया, और एक तरफ फ्रांस और इंग्लैंड पोलैंड का साथ दे रहे थे, और दूसरी तरफ 1941 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली थी। हिटलर का जो पूरा फोकस था वो पूरी यूरोप की तरफ था, पूरा ध्यान, क्योंकि वो अपने जर्मन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करना चाहता था और उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवाना चाहता था। तो हिटलर ने अपना जो पूरा ध्यान था वो किधर कर रखा था, पूर्वी यूरोप की ओर। क्यों? क्योंकि वो अपने जर्मन लोगों के लिए संसाधन जुटाना चाहता था और उनके रहने के लिए जगह करना चाहता था। युद्ध चलता रहा। युद्ध चलने के दौरान एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हिटलर ने कर दी जून 1941 में, यानी कि जून 1941 में हिटलर की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि उसने सोवियत संघ के ऊपर हमला कर दिया। सोवियत संघ, रूस उस समय महाशक्तियों में गिना जाता था। विश्व की जो महान शक्तियां हैं उसमें रूस की गिनती होती थी। तो उस समय उसने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या कर दी कि इस युद्ध के दौरान जून 1941 में हिटलर ने क्या किया, सोवियत संघ रूस के ऊपर हमला कर दिया था, और यही उसकी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कही जाती है, क्योंकि रूस इस युद्ध में फिर शामिल हो गया और अब जर्मनी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। बिल्कुल पीछे धकेल दिए गए थे जर्मनी के सैनिकों को, और रूस शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता चला गया। दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध से बचना चाहता था, वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आर्थिक अव्यवस्थाएं हुई थी वो उसको दोबारा से दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिए जो अमेरिका था वो अब तक इस युद्ध से बच रहा था, लेकिन ज़्यादा समय तक अमेरिका इस युद्ध से दूर नहीं रह सका। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरब में जापान का वर्चस्व कायम था। पूरब में आप चले जाएं तो उधर जो जापान था उसका वर्चस्व था, उसकी ताकत फैलती जा रही थी जापान की, और जो प्रशांत महासागर है उसमें अमेरिका के जो नौसैनिकों के ठिकाने थे वहाँ प्रशांत महासागर में थे। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका का एक नौसैनिक ठिकाना था प्रशांत महासागर में,
पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर यानी प्रशांत महासागर में अमेरिका का यह नौसैनिक ठिकाना था। इस नौसैनिक ठिकाने के ऊपर जापान ने अपनी ताकत दिखाते हुए बमबारी कर दी। अमेरिका युद्ध से दूर था, वो शामिल नहीं होना चाहता था। जापान पूर्व में अपनी ताकत को फैला रहा था और प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसैनिक जो ठिकाने थे उनके ऊपर वो अधिकार करना चाहता था जापान। और इसी के तहत उसने क्या किया, अमेरिका का एक नौसैनिक ठिकाना था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर जापान ने क्या कर दी, बमबारी कर दी। योजना बनाकर अब उसमें बमबारी कर दी और हिटलर का भी इसको समर्थन मिल गया। अब इस बमबारी के साथ ही अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया, इस युद्ध में शामिल हो गया। और अब जो मित्र राष्ट्र थे उनकी ताकत दुगनी मजबूत हो गई। एक तरफ रूस पहले मिल गया, पर्ल हार्बर के ऊपर आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के बाद ही अमेरिका भी इस युद्ध में किसकी तरफ से शामिल हो गया, मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया। और आगे चलकर जो जर्मन शक्ति थी या जो धुरी राष्ट्र थे जिनमें इटली, जर्मनी और जापान, उनकी ताकत कम होती चली गई। और मई में जर्मनी पूरी तरह से परास्त हो चुका था, हिटलर अपनी हार मान चुका था मई 1945 में। यानी मई 1945 के आते आते हिटलर ने अपनी हार मान ली और अब युद्ध बिल्कुल समाप्ति की ओर था। और यह युद्ध समाप्त कब हुआ, जब जापान ने अपनी बमबारी का बदला लिया, अमेरिका ने अपनी बमबारी का बदला लिया। कैसे, जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के दो शहर थे, इनके ऊपर अमेरिका ने अणु बम का प्रयोग किया था। अणु बम का प्रयोग कब किया था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। यानी कि हिरोशिमा के ऊपर तो बम कब गिराया गया, 6 अगस्त को, और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को। तो इस बमबारी के बाद में भीषण जन तबाही हुई और इस भीषण जन तबाही के बाद ही द्वितीय जो विश्व था वो समाप्त हो गया। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पुनर्निर्माण अर्थव्यवस्था के नियंत्रण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध को कंप्लीट हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि जर्मनी अपनी राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कर रहा था और इस राष्ट्रीय विस्तार सीमा के तहत ही उसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, सितंबर 1939 में पोलैंड के ऊपर। और पोलैंड के ऊपर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया, वही मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में पहले कौन शामिल था, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। लेकिन आगे चलकर सोवियत संघ, रूस भी इसमें मिल गया और अमेरिका भी मिल गया। और दूसरी तरफ कौन थे, त्रिपक्षीय संधि करके कौन आए थे, जर्मनी, इटली और जापान, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में भी जो त्रिपक्षीय संधि करके जो बैठे थे जर्मनी, इटली और जापान, इनकी क्या हुई, पराजय हुई। और युद्ध की समाप्ति कहाँ से हुई, पहले तो मई 1945 में हिटलर ने अपनी पराजय मान ली, जर्मनी की हार हो गई। और अगस्त में जो जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर अमेरिका ने क्या है, अणु बम गिरा दिए, जो भीषण तबाही में तब्दील हो गए।